अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बहुत से इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। मुज़म्मिल साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं जी दुबई प्रॉपर्टी लीक्स की, जिसने कल पाकिस्तानी मीडिया पर एक भूचाल जो ले आई, और इसके बाद हम दीगर इश्यूज़ पे भी बात करेंगे। लेकिन आप इन लीक्स को किस तरह से देखते हैं, और इसको जो फैसल वाडा साहब ने कल एक प्रोग्राम में बैठकर कहा कि ये SIFC के खिलाफ साजिश है, आप इन दोनों चीज़ों को किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं प्रिंसिपली इस बात पे एग्री करता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान में किसी भी इम्पोर्टेंट पोजीशन पर हैं और हक हुक्मरानी हासिल करना चाहते हैं, उन्हें सन ऑफ द सॉइल होना चाहिए और उनकी बाहर कोई जायदाद नहीं होनी चाहिए। ये एक प्रिंसिपल बात है कि मतलब कि चाहे वो कोई जर्नैल हो, चाहे जज हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेट, अगर आप पाकिस्तान में कोई अहम जिम्मेदारी हुकूमत की निभाना चाहते हैं तो फिर आपकी बाहर कोई स्टेक्स नहीं होने चाहिए। ये तो एक प्रिंसिपल व्यू है मेरा। लेकिन जो पाकिस्तान का कानून है वो इस बात की इजाजत देता है कि आप दुबई में जायदाद रख सकते हैं, उसको अपने टैक्स रिटर्न्स में शो कर सकते हैं और आप उसको लीगली डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसलिए अब वो जो कानून है वो मेरे असूल से ऊपर है, क्योंकि वो मुल्क का कानून है, मैं उस कानून के ताबे हूँ। लेकिन मुझे ये दुबई लीक्स नामुकम्मल लगती हैं, क्योंकि आप देखें इसमें मलक रियाज का नाम नहीं है। कौन कौन ये यकीन करेगा कि मलक रियाज की दुबई में प्रॉपर्टीज नहीं है। इसमें और भी कई ऐसे दो बड़े बड़े नाम मौजूद नहीं हैं जिनसे लोग दुबई मिलने जाते हैं और उनके दुबई में बड़े बड़े विलाद और कारोबार हम जानते हैं, और इन लीक्स में उनका नाम नहीं है। तो मैं काफी नामुकम्मल समझता हूँ इसको, और मेरे ख्याल में ये डाटा नामुकम्मल है। शायद ये दुबई गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है, ये कोई रियल स्टेट एजेंट्स या किसी और तरफ से आया है, ये सरकारी डाटा नहीं है, तो इसमें बहुत सारे नाम मिसिंग हैं। सही। अच्छा मुज़म्मिल साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपका पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कोई भी जगह हो जहां पे आपकी प्रॉपर्टी अगर आपने अपने स्टेटेड ज़राए इनकम से ख़रीदी है और वो हलाल और जायज़ तरीके से अगर आपने बनाई है, तो उस पर तो कोई एतराज़ नहीं उठाता। लेकिन मसला वहाँ पे आता है जब आपके पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, वो भले सेनेटर्स हों, वो MNA हो, कोई MPA हो, ब्यूरोक्रेट्स हों, या अब जो रिटायर हो गए हैं जर्नैल, जो उस वक्त अगर अपनी पोजीशन होल्ड करते हुए उन्होंने अगर ये प्रॉपर्टी बनाई, या कोई जज हों, तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके जो टैक्स गोशवारे हैं उनमें आपने इनका जिक्र किया है या नहीं। इसको आप किस तरह देखते हैं, जो इसको साजिश कहा गया है SIFC के खिलाफ, जो फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं, इसमें आप कितना वजन देखते हैं? मैं नहीं कोई वजन देखता इसको। पहली बात आप ये समझें कि जो पनामा लीक्स थी ना, उनको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल थी। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि दुबई लीक्स जो है वो जरा यतीम है, इनको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल नहीं है। ठीक है ना। तो वो जो थी वो पनामा लीक्स के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का, फौज का, ISI का, पाकिस्तान की जुडिशरी का, सबका हाथ मौजूद था, और वो सब उसको लेकर चल रहे थे, और उनके लिए वो बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। दुबई लीक्स जो है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के स्क्रिप्ट में नहीं है, आउट ऑफ स्क्रिप्ट, आउट ऑफ सिलेबस है, लिहाजा थोड़ी यतीम है। इनको वो पैटर्नाइजेशन दुबई लीक्स को हम पिछले 24 घंटे में देख रहे हैं, हासिल नहीं है जो पनामा लीक्स को हासिल थी। तो लिहाजा आप इनको यतीम लीक्स कह सकते हैं कि काफी यतीम किस्म की लीक्स हैं, इन पर एक्शन होने का चांस कम है, जैसे कि हम पनामा में देख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ये बताइए कि बाबर सत्तार साहब के इशू पे ज़रा आ जाते हैं, जो उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को ख़त भी लिखा, जिसका एक एक्सर्प्ट सिर्फ लीक हुआ है, जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों के ख़ुद पे दबाव डालने की बात की है कि जी मुझे बड़ा प्रेशर मुझे उनकी तरफ से आ रहा था कि आप इस मामले से हट जाएं, जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है। अब ये बताइए कि बाबर सत्तार साहब की इस बात पर जो मंसूर एवान साहब हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल साहब, उन्होंने ये कहा कि मेरी इत्तला के मुताबिक कोई किसी किस्म का दबाव किसी इंटेलिजेंस
के इदारे के शख्स ने इन पर नहीं डाला, वो कैसे इसको डिनाई कर सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं जब एक शख्स जो एलेज कर रहा है कि मुझ पे ये दबाव डाला गया? और फिर दूसरा ये कि शौकत सिद्दीकी साहब की बात, जब वो यही बात वो करते थे कि मुझ पे हसास इदारों का दबाव था, तो उस पर हमारी कुछ सियासी जमातें और कुछ हमारे तज्ज़िया निगार सहाफ़ी हज़रात कहते थे कि ये बात सही कर रहे हैं शौकत सिद्दीकी साहब, लेकिन आज वो बाबर सत्तार साहब के इसी बात करने पे मुखालफत कर रहे हैं। हाउ डू यू व्यू इट? देखिए, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि शौकत सिद्दीकी साहब पर ने जब ये बात कही तो वो जुर्म बन गया और उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से निकाल दिया गया सुने बगैर ही। तो अगर तो कोई यकसा निज़ाम इंसाफ है तो बाबर सत्तार का ये बात करना तो जुर्म नहीं है, शौकत सिद्दीकी का ये बात करना तो जुर्म था। आपने उसके कई साल खा लिए, कई साल आपने उसकी नौकरी खा ली, आपने उसकी तजलील की, उसको नौकरी से निकाल दिया, उसकी बेइज्जती की, तो क्या कंपैरिजन है? शौकत सिद्दीकी ने जब बात की तो वो जुर्म था, और आज जो बात की गई है तो हीरो है। कल का जो जुर्म था वो आज का हीरोइज्म है। पहला फर्क तो आप ये सामने रखें, जो हमें शौकत सिद्दीकी और बाबर सत्तार का मुआवजा करते वक्त ये फर्क हमें सामने रखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये समझता हूं कि बाबर सत्तार साहब, शौकत सिद्दीकी साहब का ये मौकफ था कि मेरे पास एजेंसी के लोग आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये, अगर हम आपको ये केस दें तो आप ये फैसला करेंगे, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं किया, तो मेरे चीफ जस्टिस ने मुझे वो केस मार्क ही नहीं किया। वो कोई केस सुन नहीं रहे थे, वो उनका ये मौकफ था कि मुझे मिले और उन्होंने उसके बाद मुझे वो केस मार्क नहीं किया। बाबर सत्तार साहब का ये मौकफ है कि मैं एक केस सुन रहा हूं और उस सुनने के दौरान मुझे कहा जा रहा है इसमें से हट जाए। एक और फर्क भी सामने रखें, शौकत सिद्दीकी साहब ने नाम लिए थे, बाबर सत्तार साहब नाम नहीं लेते हैं, मुबहम बात करते हैं। मतलब उन्होंने इस खात में लिखा है कि उन पर कौन दबाव डाल रहा था। आप मेरी बात समझे ना? मतलब मैं कह रहा हूं मुझ पर मलिया हाशमी दबाव डाल रही है तो मुझे नाम लेना चाहिए मलिया हाशमी का। वो बाबर सत्तार ना तो किसी का नाम लेते हैं, तो कितने मेहर अली, कितने तेरी सना, कितने शौकत सिद्दीकी, कितने बाबर सत्तार। यानी आपका, ठीक है, आपका मौकफ आ गया सामने कि भाई उनको नाम लेके बताना चाहिए, ये मुबहम बात नहीं करनी चाहिए कि मुझ पे हसास इदारों के अफराद इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। वैसे अभी थोड़ी देर पहले फैसल वाडा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नाम लिए जाएं तो हम आपके साथ चलेंगे और वरना ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला बंद हो। ये मुज़म्मिल साहब, फैसल वाडा साहब जब बात करते हैं और एक तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज का दिफा करते हुए, अब जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आपको क्या लगता है कि इससे हमारी आईएसआई और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज को फ़ायदा हो रहा है ऐसे लोगों की तर्जुमानी से, या फिर उल्टा नुकसान हो रहा है? ये तो मुझे नहीं पता फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अदलिया की जानिब से हसास इदारों पर हमलों का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। मतलब आप मेरी जो कैरेक्टर असैसिनेशन अदलिया की जानिब से पाक फौज की शुरू की गई है खतों के जरिए, इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती ना, कि आप मुबहम से खतूत लिख दें और पुराने वाक़यात पर खतूत लिख के सिर्फ मीडिया टेंशन हासिल करें। इतनी बात तो फैसल वाडा की दुरुस्त है। दूसरा, उन्होंने आज एक मुतालबा किया है कि मैंने खत लिखा है कि बाबर सत्तार साहब के ग्रीन कार्ड की तफसीलात बताई है, कि उन्होंने जज बनने से पहले ये बात अदलिया को बताई थी या नहीं बताई थी। आर्टिकल 19 को बता देनी चाहिए, इसमें रुकावट क्या है? वैसे तो अकामा रखने पे एक वजीर आजम को निकाल दिया था और जज का ग्रीन कार्ड जायज है, ये भी गलत बात है। अच्छा, तो मुज़म्मिल साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो उनका इशारा है वो इसी तरफ है कि ये इदारे जो हैं ये उस तरफ से डायरेक्शन लेके कर रहे हैं, तो एक तरह से वो उनको पैगाम दे रहे हैं, शायद वो उन ताकतवर हलकों को नहीं छेड़ना चाहते? जज सियासतदान नहीं होते कि बिलवास्ता पैगाम दें। जज बराह रास्त इंसाफ करता है, आप मेरी बात समझे, और उसका इंसाफ सिर्फ होता नजर भी आना चाहिए। अगर इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा, सियासत होती नजर आ रही है, तो मैं तौहीन अदालत से बहुत डरता हूँ। अभी मतीउल्लाह जान और तलत को तौहीन अदालत के नोटिस मिल चुके हैं। आप चाहती हैं कि अगला नाम मेरा हो, तो मैं आपकी किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं बिल्कुल नहीं चाहती, ना मैं कोई ऐसा खेल खेल रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रही हूँ। आखिरी सवाल मुज़म्मिल साहब आज के प्रोग्राम के लिए, इमरान खान साहब की कल
जो पेशी होने जा रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको इजाज़त दी है कि वो वीडियो लिंक से जो है प्रेजेंट हो सकते हैं और अदालत में जो है अपने मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, कानूनी तौर पर वो अपने दलाइल दे सकते हैं। आप कल की समाअत को पाकिस्तानी सियासत पर किस तरह से असरअंदाज होता हुआ देखते हैं? देखिए, मैं अदालती कार्रवाइयों को के सियासी पहलू ढूंढने के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की 70 साल अदालती तारीख में कब किसी मुजरिम को, सजा याफ्ता को अदालत से जेल से वीडियो लिंक के जरिए दलाइल देने की इजाजत दी गई है। अगर कोई एक मिसाल पहले मौजूद है, किसी एक आम आदमी को ये इजाजत दी गई है, तो जरूर इमरान खान को भी दे दें। और अगर गैर मामूली इंसाफ है और अगर आपने खास तौर पे एक शख्स को दी है और बाकी पाकिस्तान के साथ आपका वो सलूक नहीं है, तो मुझे जरूर उस पर एतराज है। मैं गैर मामूली इंसाफ इमरान खान की हुकूमत ने ये कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड किया कि वो 5 अरब रुपए के श्योरिटी बॉन्ड्स देकर जा सकते हैं और उन्हें 5 अरब रुपए का श्योरिटी बॉन्ड देना चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि या तो आप ये कानून बना देंगे जिस पर जितने का इल्जाम है वो उतने का श्योरिटी बॉन्ड लेकर देकर जाएगा। सिर्फ नवाज शरीफ के लिए तो ये फैसला नहीं हो सकता। आप पार्लियामेंट से कानून साजी करेंगे जिस पर जितनी का इल्जाम होगा वो उतने का श्योरिटी बॉन्ड देकर ही जा सकेगा। क्योंकि ये मुजम्मिल साहब वो ठीक है, देखें वो माजी का, वो बिल्कुल माजी, ये सारी तफसीलात ये डिबेटेबल है ना मुजम्मिल साहब, ये सब कुछ डिबेटेबल है। देखिए ये डिबेटेबल इसलिए कि उनकी अपनी जमात गवाही दे रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से भेजा था लंदन, ये उनकी अपनी जमात गवाही दे रही है। इस पर मेरा और आपका तज्जिया तो हो सकता है, लेकिन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनकी जमात दे रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ने रवाना किया था मियां साहब को पाकिस्तान से लंदन। एस्टेब्लिशमेंट ने रवाना किया था, लेकिन इमरान खान की मर्जी और उसकी सहूलतकारी से रवाना किया था। इमरान खान ऑन बोर्ड था और इमरान खान की मंशा से रवाना हुआ। इमरान खान अभी अगर अपने दलाइल देने की उनको इजाज़त दी जाती है तो इसमें क्या कानूनी कबाहत है? अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी इजाज़त देती है तो इसमें लीगली क्या गलत है? आखिरी सवाल। तो 70 साल में किसी भी मुजरिम को ये इजाज़त दी गई है तो जरूर इमरान खान को भी दें। और अगर आपने किसी को इजाजत नहीं दी और उन सबको कहा कि अपना वकील पेश करें, आप जेल में हैं, आप सजा याफ्ता हैं, आप अपने वकील के जरिए बात करें, तो इनको भी कहेंगे अपने वकील। तो मुजम्मिल साहब जो 200 के करीब इमरान खान पे जो केसेस बनाए गए हैं, एक केस उसमें से ये भी है कि इमरान खान के घर के बाहर उनके स्पोक्स पर्सन्स प्रेस टॉक कर रहे थे तो ट्रैफिक जैम हो गई, एक ये भी मुकदमा बना हुआ है। जिस किस्म के मुकदमा 190 मिलियन पाउंड्स का भी जो मुकदमा है वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पैसे आए। आप उसके तरीक़ेकार पे कानूनी बहस हो सकती है जो अदालत में चल रही है, लेकिन उसमें इमरान खान पे तो कोई करप्शन नहीं है। तो इमरान खान पे जिस किस्म के केसेस बना के और जिस किस्म का मीडिया ट्रायल इमरान खान का किया गया है, ये जानते हुए कि उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, ये 3.5 करोड़ अवाम ने जो इमरान खान को 8 फरवरी को वोट दिया है इंतखाबी निशान छिन जाने के बावजूद, काजी साहब की अदालत ने इमरान खान की जमात का इंतखाबी निशान छीन लिया। ये आप मुझे बताएं कि लेटली किस जमात के साथ ये हुआ है? एक दफ़ा पीपल्स पार्टी के साथ तीर और तलवार वाला केस हो चुका है, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि कब किसी के साथ ये हुआ है? अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस तो इमरान खान के खिलाफ भी क्रिएट किए गए ना। बाद में आपने शेर का निशान नहीं छीना मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि आप सादिक संजरानी को लाना चाहते थे और आप अकलियत को अक्सरियत में बदलना चाहते थे, तो आपने सेनेट के इंतखाबात में शेर का निशान छीनकर वहां पर एक ग्रेट गेम नहीं खेली थी जिसमें आपने कम वोटों वालों को चेयरमैन बनाया था। तो मेरा मतलब है कि तारीख हर किस्म की पाकिस्तान तो सेनेट के इंतखाबात को साफ शफाफ कर, ठीक है। देखें, अगर बात सुने ना मुजम्मिल साहब, 2 wrongs don't make a right। एक दफ़ा माजी में अगर कोई चीज़ गलत हुई है वो आज भी गलत है तो वो गलत है। सेनेट के इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए जब इमरान खान ने कहा कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, सीक्रेट बैलेटिंग ना हो, तो सारी जमातें इमरान खान के खिलाफ हो गई और बंदियाल साहब की अदालत ने सीक्रेट बैलेटिंग के हक में वो फैसला अपना दिया था। तो इस सिस्टम को फिर शफाफ बना लेते हैं। बात तो इमरान खान साहब सीक्रेट बैलेटिंग से सेनेट के इंतखाबात चाहते थे, जरूर चाहते थे, उसके लिए कानून साजी और आइन में तरमीम कर सकते थे, अदालती फैसले से नहीं हो सकता था। आप मेरी बात समझें,
वो आप धक्काशाही से पाकिस्तान नहीं चला सकते। आपने आइन और कानून के तहत चलाना है। आइन और कानून के तहत ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास था ही नहीं कि वो सीक्रेट बैलेट से करा दे। उसके लिए तरमीम होनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान मुकाफाते अमल का शिकार है। हर वो काम जो उसने अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए किया। चले, अब मुजम्मिल साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।